नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ सबीर अब्बास। विधानसभा चुनाव यूपी के होने में महज 6 महीने का समय रह गया है और हर पार्टी अपनी अपनी गोटियाँ लगातार बिछाने में मसरूफ़ है। इसी सिलसिले में क्योंकि 2022 में चुनाव होना है और मार्च में ये जो है समय तय किया गया, लगभग ऐसा माना जा रहा है क्योंकि कोरोना का दौर भी ये बीच में रहा है। अहम बात यह है कि बरेली में तकरीबन 9 सीटें हैं और यहाँ पर सिलसिला जो सियासत का है वो बेहद अहम हो जाता है क्योंकि बहुत कुछ ये बात तय करती है बरेली की सीटें क्या मायने रखेंगी। जब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो हम अभी जो है विधानसभा प्रभारियों की लगातार नाम सामने आए हैं और उसमें जो है रवि रस्तोगी जी का नाम भी सामने आया है जिनको प्रभारी बनाया गया है पूरनपुर का। पूरनपुर भी एक बड़ी विधानसभा सीट है जहाँ पर बीजेपी से विधायक हैं। अहम बात यह है कि उसी सिलसिले में और उससे जुड़े और भी तमाम बातों को लेकर हम रवि रस्तोगी जी के साथ हैं जो कि नवाबगंज से ही आते हैं, सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं, लंबे अरसे से जो है पार्टी से जुड़े रहे, जनसंघ और फिर बीजेपी के एक वो वफादार नेता के तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं। सबसे पहले बहुत सारी बधाई आपको पूरनपुर का प्रभारी बनाया गया और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किस तरह से देखते हैं, मैं चाहता हूँ पहले इस पर रोशनी डालें फिर हम विषय पर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए और आपने अपना कीमती समय यहाँ दिया। पार्टी की एक सोच है, उत्तर प्रदेश में जितनी भी विधानसभाएं हैं, संगठन के लोगों को पार्टी ने हर विधानसभा का प्रभारी बनाया है। मुझे भी पूरनपुर विधानसभा के प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी दी है। पूरनपुर विधानसभा एक बड़ी विधानसभा है। आपकी जानकारी के लिए पूरनपुर विधानसभा के लगभग 170 या 75 ग्राम शारदा नदी के पार हैं, जिनको पहुंचने के लिए पलिया होकर जाना पड़ता है। तो अपने आप में ये पूरनपुर विधानसभा एक भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से एक विचित्र भौगोलिक परिस्थितियां हैं इसकी, और ये अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व विधानसभा है। हमारी वहाँ विधायक हैं और निश्चित रूप से हमको वहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। हम वहाँ पर फिर से संगठन का काम करेंगे और निश्चित रूप से फिर से पूरनपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजयी होंगे। उसी के सिलसिले में आज पूरनपुर विधानसभा की योजना बैठक है। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का बिगुल बजा दिया है। 1 सितंबर से मतदाता सूची में नए वोट बढ़ाने का काम शुरू होगा। उस सिलसिले में और संगठन किस तरह से चुनाव की संरचना को आगे बढ़ाए, इसी सब संदर्भ में आज बैठक होनी है। मैं ये जानना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी होती है ये, आप वहाँ जाएंगे लगातार 6 महीने, अगर मैं लफ्ज़ों को बदल के उनके डेरा डाल देंगे तो किस तरह से, क्योंकि टिकट का बंटवारा भी फिर आप लोग अपनी माहौल देखते हैं, तमाम चीज़ देखते हैं, क्या प्लानिंग रहती है जब आप टिकट किसी को देंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी भी आपके ही जिम्मे रहेगी। बिल्कुल ठीक है। टिकट के जहाँ तक बंटवारे और देने का प्रश्न है, ये संगठन तय करता है। हम लोगों से जो भी उसमें सहयोग संगठन चाहेगा वो हम संगठन का सहयोग करेंगे और जो जिताऊ प्रत्याशी होते हैं उन्हीं को टिकट दिया जाता है और उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। एक बहुत अहम बात मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई विधायक जो भी मौजूदा टाइम में विधायक है और बहुत सारे उम्मीदवार भी सामने आते हैं, लेकिन पार्टी का तवज्जो क्या इस बात पर ज़्यादा होता है जो जिताऊ विधायक है या 1 बार 2 बार जो भी बार जीता है, और जो नए उम्मीदवार हैं उनके बीच जो मुकाबला है वो किस तरह से तय करता है ये पार्टी संगठन के लोग? अगर कुछ आप उस पर से पर्दा हटाना चाहें तो थोड़ा सा हटा सकते। देखिए, लोकतंत्र में टिकट मांगने का सबको हक है, मांगना कोई बुरी बात नहीं है। किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता टिकट मिलने तक लड़ाई लड़ते हैं और उसके बाद सब एकजुट होकर जिसको टिकट मिलता है उसका चुनाव लड़ाते हैं।
मैं थोड़ा सा अब आगे बढ़ता हूँ। अगर हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं तो मोटा मोटी तौर पर ये माना जाता है, तमाम सियासत के पंडित भी ये मानते हैं कि एक जाति विशेष से खास नज़र आता है, समीकरण, जातिगत समीकरण ज़्यादा नज़र आती है। तो किस तरह से आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को, खासतौर से अपर क्लास की जो राजनीति है उस पर ज़्यादा फोकस करें? देखिए, राजनीति में एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाना स्वाभाविक है। ये जो राजनीतिक विरोधी पार्टियां हैं वो इस तरह के मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाती है। भारतीय जनता पार्टी, आपकी जानकारी के लिए, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल है। और भारतीय जनता पार्टी अब किसी जाति विशेष और जाति धर्म की पार्टी बनकर नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी को अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो अपने आप में एक खुद जाति का स्वरूप ले चुकी है, जो इतने बड़ी मात्रा में है कि जिसका अभी कोई भी राजनीतिक दल मुकाबला नहीं कर सकता। मैं थोड़ा सा लखनऊ की सियासत पर जाना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी लगातार सीएम, पूरे 5 साल का लगभग टर्म उनका होने वाला है, 5 साल होने वाले बाद आगे के लिए, क्योंकि अभी बीच में बहुत सारी बातें चली, बहुत सारी अफवाहें उड़ी कि वो अपना जो है, जैसे उत्तराखंड में हमने देखा वहाँ के सीएम ने अपना पद का इस्तीफा दिया, फिर वो लगातार होते चले आए। यहाँ यूपी में भी इस तरह की बातें, अफवाहें उड़ी, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा किया। तो आगे के लिए जो है, अगर पार्टी दोबारा जीतती है तो किस तरह की आपको उम्मीद लगती है, या कोई नया चेहरा भी आ सकता है? ये यद्यपि ये प्रश्न हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है, इस पर कोई टिप्पणी करना मेरा बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। विधानसभा चुनाव ये घोषणा की जा चुकी है कि हम लोग माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसमें कहीं कोई शक और संदेह नहीं है। जहाँ तक आगे मुख्यमंत्री की बात है, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, प्रदेश का माननीय विधायकगण तय करेंगे। जो उचित निर्णय होगा, जो पार्टी हित में होगा, वो निर्णय होगा। मैं एक सवाल और थोड़ा सा चुपता हुआ पूछना चाहता हूँ, इजाज़त के साथ। पहले बरेली में अगर हम 1 साल 2 साल पहले का वक्त देखें तो यहाँ पर हमारे पास राजेश अग्रवाल जी के पास वित्त मंत्रालय भी था, संतोष गंगवार साहब के पास केंद्रीय मंत्री भी थे। तो ये एक बड़ी हमारे लिए उपलब्धि थी। लेकिन अभी अगर हम 2021 में देखें तो इन दोनों के पास से इस तरह के पद हट चुके हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं, ये कामयाबी की निशानी तो नहीं? नहीं, ये कहना आपका गलत है। देखिए, बड़ी स्पष्ट है, सब कुछ सामने दिख रहा है। संगठन तय करता है किस व्यक्ति से हमें क्या काम लेना। राजेश जी को जितने दिन उनसे मंत्रिपरिषद में संगठन ने उपयोगिता समझी, तब तक मंत्रिमंडल में काम लिया। उसके बाद उन्हें एक जो सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है उसका राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और पद है। आज वो पूरे राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, आज पूरे राष्ट्र की देखभाल कर रहे हैं। जहाँ तक संतोष जी का प्रश्न है, संतोष जी को भी आपने देखा होगा कि अभी 15 दिन नहीं बीते हैं और उनको एक ऐसी महत्वपूर्ण समिति का चेयरमैन बना दिया जो कहीं मंत्री पद से कम नहीं है। तो ये संगठन तय करता है कि हमको किस व्यक्ति से क्या काम लेना है। संगठन में जिसको जहाँ उपयोगिता होती है उस हिसाब से उससे काम दिया जाता है। तो ये कहना गलत है कि कहीं भी हमारे यहाँ से नेतृत्व को कोई नकारा गया, नेतृत्व की अनदेखी की। बस 1-2 सवाल आखिरी तौर पर हैं। बरेली स्मार्ट सिटी बनने की ओर है, लगातार हम देख रहे हैं, लगातार पुलों के उद्घाटन हो रहे हैं, निर्माण हो रहे हैं और नए पुल बनाने की भी प्रक्रिया चल रही है, साथ ही सिविल लाइन और तमाम चीज़ें और। इसी कड़ी में जो सबसे बड़ी बात जो है बरेली के लिए, बरेली का दिल कहें, वो कुतुब खाना है, जिसको लेकर बड़ा विवाद है। अब उसका टेंडर भी आ गया है बीच में। तो किस तरह लोगों का बड़ा उस पर रोष रहा है, खासतौर से व्यापारी वर्ग का। तो आप ने क्योंकि अपनी आंखों से तमाम दौर बदलता हुआ देखा है, किस तरह से देखते हैं, क्या वहाँ पुल बनना चाहिए और या और कोई विकल्प नहीं? देखिए, उसका बड़ा सीधा सा उदाहरण है सामतगंज पुल। जब सामतगंज पुल बनने की नौबत आई थी तब भी इस तरह का विरोध हुआ था
और आज सबको सामतगंज पुल से सीख लेनी चाहिए कि आज सामतगंज पुल में क्या किसी व्यापार पर कोई प्रभाव पड़ा है। ये ठीक है कि जब तक पुल का निर्माण होता है तो कुछ समय के लिए बाधा आती है, लेकिन उसके बाद सभी लोगों को कुतुब खाने पुल पर हम कोई टिप्पणी ना करें। सामतगंज पुल से ही बरेली की जनता को सीख ले लेनी चाहिए कि उससे हमें क्या लाभ हुई और क्या हानि। जी, बस एक और राजनीति से जुड़ा आखिरी सवाल है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कहा जाता था कि वो पक्ष में हो या विपक्ष में तमाम सियासत के, चाहे विपक्ष के लोग भी हों, उनकी बड़ी इज्जत करते थे। राजनीति में वो खूबसूरती नज़र नहीं आती, वो तीखापन नज़र आता है, चाहे बहसबाजी हो, तमाम चीज़ें हैं। क्या राजनीति का स्तर इतना नीचे जा चुका है कि हम एक दूसरे की इज्जत ही करना पड़ता है? देखिए, ये मनुष्य प्रवृत्ति है, हर आदमी के विचार एक से नहीं होते हैं। अटल जी रहे या और भी आडवाणी जी रहे हमारे नेता, या और भी बहुत से नेता रहे, या विपक्ष में भी इंदिरा जी रही या नेहरू जी रहे या जो भी रहे, बहुत सारे नेता रहे, सबने नेतृत्व किया। तो सबके अपने अपने विचार होते हैं, इसमें अपने अपने विचार व्यक्त करने की सभी को छूट होती है। लेकिन ये इस चीज़ को कोई भी स्वीकार नहीं करता है कि हम लोग लोकसभा की कार्रवाई में इस तरह की बाधा पहुंचाएं जो कि देश हित में ना हो, वो उचित नहीं। बस एक आखिरी बात यह है कि वो कल रक्षाबंधन है और उसके बाद भगवान कृष्ण का जन्मदिन यानी जन्माष्टमी भी है। बहुत बड़ा पर्व होता है हमारे हिंदुस्तान में। तो भगवान राम के बारे में इकबाल ने कहा कि है राम के वजूद पे हिंदो से ताको नाज, पहली नज़र समझते हैं उसको ईमान हिंद। रक्षाबंधन के बारे में बहुत सारी बातें हैं। हुमायूं का एक दौर था जब उन्होंने राखी हिफाजत के लिए भेजी थी। बहुत सारी और भी इसके अलावा बातें हैं। ये खूबसूरत हमारे यहाँ हिंदुस्तान की तहजीब भी है कि सब एक दूसरे को बधाई देते हैं और बहुत सारे मुस्लिम परिवार के लोग भी राखी बांधते हैं। किस तरह से देखते हैं और क्या बधाई संदेश देना चाहते हैं? ठीक है, ये रक्षाबंधन, सारे त्यौहार जो हैं वो अगर आप ईमानदारी से देखें तो सभी धर्मों को जोड़ने का काम करते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कहने का विषय है नहीं। मैं इस उपलक्ष्य में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की सारे देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इससे पूर्व में अभी राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और एक मुहर्रम का पर्व हो चुका है, उस पर भी मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। और ये हमारा त्यौहार जो सब शांतिपूर्वक निपट गए, इसके लिए सभी धन्यवाद और बधाई के पात्र। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको प्रभारी बनाया गया है, आपकी रहनुमाई में, आपकी सरपरस्ती में पूरनपुर में भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है वो लहराए, इसकी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने हमारे विचार जाने। भविष्य में भी आप मिलते रहेंगे। हमारे पास जो कुछ है वो हम आपको ज्ञान वर्धन आपस में बांटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे रवि रस्तोगी जी, जिनको पूरनपुर का प्रभारी बनाया गया है। अहम बात यह है कि सियासत के तमाम चीज़ें जो चल रही हैं, तमाम पार्टियां जो है अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कोशिशें करती नज़र आ रही है। जाहिर सी बात है, क्योंकि 22 में चुनाव है, समय कम रह गया है, काम ज़्यादा है और लगातार हर दिन के साथ हर पार्टी कोशिशें कर रही है, क्योंकि सियासत में और सत्ता हासिल करना ये बड़ी बात होती है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, अटल।